हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। तो आप सब भी अगर कंफ्यूज्ड हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आज हम आपसे बात करेंगे कि वाई द मोस्ट ऑफ द टॉपर्स प्रेफर एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी की क्या खासियत है, एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए बैकग्राउंड होना क्यों ज़रूरी है, क्या बैकग्राउंड, किस तरीके का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एंथ्रोपोलॉजी का थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है वो चीज़ देखेंगे। मतलब वैसा बच्चा जिसका अभी तक एंथ्रो में कोई बैकग्राउंड नहीं है या किसी भी ऐसे ऑप्शनल से वो जुड़ा हुआ नहीं है अपने ग्रेजुएशन में, और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जीएस पढ़ चुका है, ऑप्शनल का वेट कर रहा है, या वैसे बच्चे जो सिर्फ जनरल बाकी ऑप्शनल्स को एंथ्रोपोलॉजी के साथ एक कंपैरिजन का बारे में जानना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए ये है। और साथ ही साथ ये हमारे नए कोर्स का लॉन्च भी है, फ्रेश बैच फॉर 2025-2026 सेशन। ओके, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आज मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए कि एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए, अगर हम एक लेमैन टर्म्स में बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी जो है ये दो वर्ड्स से बना हुआ है, दो ग्रीक टर्म्स से बना हुआ है। वन इज़ योर एंथ्रो एंड अनदर इज़ योर लॉजी। एंथ्रोपो एंड लॉजी। एंथ्रोपो मीन्स मैन एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो साइंटिफिक मीनिंग जो है, मतलब जो है लेमैन टर्म में, ये है इंसान के बारे में जानना, इंसान को पढ़ना साइंटिफिक वे में, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। अब ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस को दो एस्पेक्ट में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। वन इज़ आर एनिमल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड अनदर इज़ अवर कल्चरल या सोशल एस्पेक्ट। और इन दोनों एस्पेक्ट में ही इंसान का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है, इंसान का एवोल्यूशन हुआ है और आज तक वेरिएशन हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड वेरिएशन थ्रू आउट टाइम एंड स्पेस। टाइम बोले तो आज तक, और स्पेस बोले तो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ। जैसे ये मान लीजिए आपका अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। तो दुनिया में कहीं पर भी जब इंसान रह रहा है, इंसान की शुरुआत हो रही है, तो ओरिजिन कहाँ होता है। जैसे कहा जाता है कि इंसान का ओरिजिन जो है अफ्रीका में है, तो आउट ऑफ अफ्रीका हाइपोथेसिस पढ़ी जाती है। ठीक है, ऐसे ही एवोल्यूशन पढ़ा जाता है। एवोल्यूशन में एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, डार्विन का। ठीक है, तो देखेंगे डार्विन की जो थ्योरी है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, उसमें डार्विन क्या बोलता है। ठीक है, देखेंगे, हम किताब देखेंगे डार्विन की, मेंडल पढ़ेंगे, लमार्क पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी होंगी, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया एनिमल या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। और साथ ही साथ आता है इंसान का कल्चरल एस्पेक्ट, कि जो इंसान का कल्चर है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इंसान के कल्चर में एवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, और आज की डेट में हमारा और दूसरे कल्चर के बीच में क्या क्या भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। कल्चर मतलब कल्चर के पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट, जैसे जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, है ना, अवर क्लोथ्स। ठीक है, हमारे टूल्स, हमारे यूटेंसिल्स, मतलब कल्चर बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, योर मटीरियलिस्टिक कल्चर एंड योर नॉन मटीरियल कल्चर। मटीरियल तो ये सब हो गया, कपड़े जो हम पहनते हैं, खाना जो हम खाते हैं, यूटेंसिल जिसमें हम लोग ये बनाते हैं, सारा कुछ आज की डेट में टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़। ये जो टैब आप देख रहे हो, जिसमें आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर, ये फ़ोन की स्क्रीन, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है, ये सब कल्चर का पार्ट है। और नॉन मटीरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर आता है हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे मॉरल्स, हमारे लॉज, हमारे रिलीजन, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका कल्चर का पार्ट है, नॉन मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट। तो दोनों एस्पेक्ट्स का देखा जाता है, ओरिजिन, एवोल्यूशन, वेरिएशन क्या है। बस यही चीज़ पूरा एंथ्रो का सिलेबस है। यही चीज़ जो छोटी सी यहाँ पे हमने बनाई, ये कुछ नहीं बल्कि पूरे एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है। एंड तक हम यही चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया कि अगर एक इंसान है और एक जानवर है, दोनों में फ़र्क क्या है, इंसान जानवरों से कैसे अलग है, क्योंकि इंसान में कल्चर होता है। ठीक है, कल्चर की डेफिनेशन में भी यही चीज़ पढ़ाई जाती है, कल्चर इज़ व्हाट ह्यूमन पोजेस एंड एनिमल्स लैक। ठीक है, बहुत सी कंट्रोवर्सी होती है इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम में सवाल भी आते हैं, इससे सवाल आए थे। ठीक है, कि ऐसा कौन सी प्रजाति है, ऐसी कौन सी प्रजाति है जो ग्रास को इस्तेमाल करके टर्माइट्स को खाता है। अब ग्रास का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रास को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है। इनिशियली हुआ क्या कि स्कॉलर्स ने कहा कि ह्यूमंस में कल्चर होता है और कल्चर का एस्पेक्ट उन्होंने दिया टूल मेकिंग। आप हिस्ट्री देखते हो, हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, एंशियंट हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ना शुरू करते हो, आप लिथिक स्टेट से पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप लिथिक पेलियोलिथिक से पढ़ना स्टार्ट करते हो। उससे पहले क्यों नहीं पढ़ते आप?
पेलियोलिथिक से ही आप क्यों पढ़ना स्टार्ट करते हो? क्यों? क्योंकि कल्चर वहाँ से आया है, इंसान में कल्चर वहाँ से आया है, एविडेंस हमें वहाँ से मिलते हैं। हालांकि जब आप एंथ्रो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उससे पहले भी था कल्चर। एक्चुअली पेलियोलिथिक की शुरुआत में जो इंसान का बायोलॉजिकल हमारी स्पीशी थी, तब जो हमारे पूर्वज थे, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ होमो इरेक्टस। लेकिन उससे पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, जो हमारा फर्स्ट बाइपीडल ऑर्गेनिज्म था, फर्स्ट बाइपीडल हमारा ह्यूमन एंसेस्टर था, वो वुड को इस्तेमाल करता था एज अ टूल। जो जैसे आज भी आपकी कहीं लड़ाई होती है तो डंडी इस्तेमाल करते हो, स्टिक इस्तेमाल करते हो, तो ये जो स्टिक है ये इंसान का पहला टूल था। लेकिन हम जानते हैं कि वुड इज़ पेरिशेबल। आज की डेट में वुड के अवशेष जो हैं वो हमें नहीं मिलते हैं, पत्थर का अवशेष हमें मिलता है। हमारे पास पत्थर के टूल्स आज भी मिलते हैं पेलियोलिथिक टाइम पीरियड के। इसीलिए हम हिस्ट्री में पढ़ना शुरू कहाँ से करते हैं? कल्चर फ्रॉम पेलियोलिथिक टाइम पीरियड। पेलियो पढ़ते हैं, मीज़ो पढ़ते हैं, नियो पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एंथ्रोपोलॉजी में कवर होती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो तो आपका प्री हिस्ट्री भी जो है वो यहीं पे कवर हो जाता है। ठीक है, तो आपको आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिली होगी कि हिस्ट्री हम क्यों, एंशिएंट हिस्ट्री हम क्यों लिथिक एज से पढ़ते हैं। अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो अपने टीचर से एक बार ज़रूर पूछिएगा कि सर हमें ये बताएं कि हिस्ट्री हम यहीं से क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये इस चीज़ का जवाब आपको तभी मिलता है जब आप एंथ्रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एंथ्रो की कुछ डेफिनेशंस हैं। आई थिंक कि आपको बहुत मैंने छोटी सी एग्जांपल दे के समझा दिया कि क्या है एंथ्रोपोलॉजी, और यही आपका पूरा सिलेबस है। अगर आप सिलेबस आपके पास है तो आप सामने सिलेबस निकाल कर देख सकते हैं कि सिलेबस भी जो है आपका वो इसी तरीके से, ये कोई ना कोई इसी चीज़ से वो डील कर रहा होगा। ठीक है, वाई इज़ इट पॉपुलर? नेक्स्ट एक्सपेक्ट आ जाता है कि ये पॉपुलर क्यों है, ये ऑप्शनल इतना पॉपुलर क्यों है। इसके पीछे 2-3 राज हैं। पहला एक तो ये कि देखो आपका जो JKS और UPSC का सिलेबस है ये सेम है, और UPSC में आप लोग देख रहे हो कि हमारे टॉपर्स जितने भी आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, ये सब एंथ्रो से ही आ रहे हैं। चाहे वो अनुदीप दुरीशेट्टी सर हों, अक्षर जैन सर हों, और भी बड़े शुभम सर हों, ये जितने भी लोग हैं इन सब का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये एंथ्रोपोलॉजी है। और ये सेम चीज़ कॉन्वर्ट होती है आपके JKS में भी। ठीक है, ये सेम चीज़ आपकी कन्वर्ट होती है JKAS में भी। टॉपर्स जितने भी आ रहे हैं मैक्सिमम जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजी से ही आ रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी का सक्सेस रेट कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके पीछे राज यही है, एक तो सिंपल है, डेली मर्रा की ज़िंदगी में आगे पीछे जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, अपने घर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वही इसमें पढ़ना है। मैरिज, फैमिली किनशिप जो आपके घर के आसपास होती हैं, जिनमें आप जिन चीज़ों को आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही आपका सिलेबस का पार्ट बन जाता है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस है इसका। डायरेक्ट सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट सिलेबस में से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब धीरे धीरे इसको इवॉल्व किया जा रहा है, वो हम एंड में देखेंगे कि उन सब चीज़ों को भी कैसे कैटर करना है। अभी रिसेंटली देखा गया है, पिछले 1-2 साल से पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, देखेंगे कि उनको भी कैसे हमने एड्रेस करना है। ठीक, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है एंथ्रोपोलॉजी के लिए। बहुत से बच्चे हैं इंक्लूडिंग मी जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे भी जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हैं। इंजीनियरिंग वालों ने तो बायो को भी पढ़ा ही नहीं होता, तो बहुत से बच्चों का ये डर होता है कि हमारा बायो नहीं है ऑप्शन, तो क्या हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हो आप। क्यों? क्योंकि इसमें बायोलॉजी कोई बड़ी ग्रेजुएट लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की नहीं है, ये नॉर्मल 10वीं-12वीं वाली बायो है, 10वीं लेवल की बायो है। थोड़ा सा एफर्ट डाल के आप उसको पढ़ सकते हो। और बायो वाला पार्ट जो है वो बहुत ही स्कोरिंग है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बायो वाला पार्ट क्या है, सिलेबस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है, हम उसे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। आगे बने रहें हमारे साथ। और ये ओवरलैप करता है आपके GS के सब्जेक्ट के साथ भी, ये ओवरलैप करता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, वो ओवरलैप करता है। जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट, एथिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। इनफैक्ट कई बार तो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड केस स्टडीज़ एंथ्रोपोलॉजी की डायरेक्ट केस स्टडीज़ एथिक्स में पूछ ली जाती हैं। तो हम और भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल आपने पढ़ा, कुछ ऐसी इसमें एंथ्रोपोलॉजी की मतलब हॉलमार्क्स हैं जैसे कल्चर, रिलेटिविज्म वगैरह वगैरह। ये डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो इनको अपने एसे में। आपका एसे जो है वो मल्टी डायमेंशनल बन सकता है एंथ्रोपोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, बने रहें हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं सिलेबस का ब्रेकडाउन। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों पेपर जो हैं ये 250 मार्क्स ईच होते हैं, 250 मार्क्स ईच। और पेपर 1 का 2 पार्ट रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। ऐसे ही पेपर 2 के 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ मैं उन बच्चों के लिए बताऊँगा जो अवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें पेपर इस तरीके का रहता है, एक रहता है क्वेश्चन 1, यहाँ रहता है क्वेश्चन 5, पार्ट ए एंड पार्ट बी।
1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7 एंड 8। 8 क्वेश्चन होते हैं, चॉइस होती है आपके पास। इनमें ये जो पहले 2 क्वेश्चन हैं ये मैंडेटरी होते हैं, ये कंपलसरी होते हैं, और इनमें फर्दर 5 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 10-10 नंबर के, 10 मार्क्स ईच। तो ये 50 नंबर का ये हो गया टोटल, 50 का ये हो गया टोटल, तो 100 नंबर का तो यहीं आ गया। बाकी ये जो 1, 2, 3 यहाँ और 1, 2, 3 यहाँ पे हैं, इनमें आपके पास चॉइस होती है। इनमें से इन 6 सवालों में से आपको कोई 3 सवाल करने हैं, लेकिन बस एक शर्त है कि एटलीस्ट 1 यू हैव टू डू फ्रॉम ईच सेक्शन। और इनके मतलब रहते किस टाइप से हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है इनका स्कीम क्या रहता है, इसमें एक क्वेश्चन जो है ये आपका 15 नंबर का है, पार्ट ए। पार्ट बी भी 15 का रहता है, और एक पार्ट सी रहता है 20 नंबर का, ठीक है। तो ओवरऑल 50 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। सिमिलरली ये भी सेम ऐसे ही रहता है, ये भी ऐसे ही रहता है, ये सब ऐसे ही रहते हैं, 50-50 नंबर के। और आपको इसमें से करने कितने, 3 करने हैं। तो लेट्स से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हो, और यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हो, तो आपके पास चॉइस होगी। एक आपने यहीं से करना है, आप ये नहीं कर सकते कि 2, 3, 4 यहीं से कर लो, ऐसा नहीं। एक आपने दूसरी साइड से करना ही करना है। आप यहाँ से 2 कर सकते थे, 7 और 8, और यहाँ से कोई एक कर लो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 150 नंबर का है ना ये, 50-50-50, तो 150 नंबर ये हो गया, 100 नंबर ऊपर का हो गया, 50-50 ये वाला, तो 250 नंबर हो गया आपका। ये पेपर 1 का बताया, सेम ऐसे ही पेपर 2 का भी है। यानी कि आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर वाले, आपके पास 10-10 नंबर के सवाल होंगे। कितने हैं 10 नंबर के सवाल, 10, 5 यहाँ 5 यहाँ, जो कंपलसरी है, जो आपने करने ही करने हैं। इसके अलावा आपके पास और क्या रहते हैं, आपके पास 15 नंबर के सवाल रहते हैं, आपके पास 20 नंबर, 20 वाले कितने, 3 है, 20 नंबर वाले कितने, 3 है, 15 वाले कितने, 6 हैं, ठीक। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि चॉइस और किस टाइप का पेपर का स्कीमा रहता है। अब ये जो पेपर ए और बी मैंने बताया आपको, पेपर 1 के अंदर पेपर ए और बी, इसको हम लोग देखते हैं किस टाइप से पढ़ा जाता है, किस टाइप से पढ़ा जाता है। एक्चुअल में जो सिलेबस है ना, अगर आप सिलेबस चैप्टर वाइज चलो, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। वो क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पेपर 1 आता है, तो पेपर 1 के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आता है आपका सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ हमने लिखना था पेपर 1 और यहाँ लिखना था पेपर 2, यहाँ लिखना था पार्ट ए और यहाँ लिखना था पार्ट बी, ठीक है। हाँ अब ठीक। पेपर 1 का पार्ट ए है आपका सोशो कल्चर, और पेपर 1 का पार्ट बी है आपका फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ऐसे ही पेपर 2 का पार्ट ए है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, या इसको सोशियोलॉजी भी कहते हैं, और पेपर 2 का पार्ट बी है ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। नाम का ट्राइबल है, बट इसमें SC, ST, OBC, वुमेन सब हैं, सब हैं, ठीक है। इसमें हर एक कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। ये है आपका स्कीमा, ठीक है। पेपर 1 पार्ट ए सोशो कल्चर, पेपर 1 पार्ट बी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, पेपर 2 पार्ट ए इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, पेपर 2 पार्ट बी ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सोशो कल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशो कल्चर में बहुत सी चीज़ें पढ़ी जाएंगी सोसाइटी में। इसमें आपका पहला तो चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग, स्कोप वगैरह वगैरह उसका पढ़ते हैं। उसके बाद स्कोप में ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को फ्रांस बोइस ने 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया था। इसको बोलते हैं 4 फोल्ड अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें पहली ब्रांच है आपकी सोशो कल्चर, दूसरी ब्रांच है आपकी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तीसरी है आपकी लिंग्विस्टिक, और चौथी है आर्कियोलॉजिकल। तो ये 4 ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी की, और यहीं से इसका स्कोप बन जाता है। और फर्दर हम इसको और फर्दर आगे जाकर पढ़ते हैं, जिसे हम कल्चर चैप्टर है, कल्चर पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद हम सोसाइटी पढ़ते हैं। इन 2 चैप्टर के बाद हम आगे सोसाइटी से ही बनते हैं हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, और सोशल इंस्टीट्यूशन से एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह। यहाँ तक हम चैप्टर नंबर 5 का ख़त्म होते हैं, और उसके बाद छठा स्टार्ट होता है थ्योरीज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका थ्योरीज वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 के बाद चैप्टर नंबर 7 जो है वो लिंग्विस्टिक से डील करता है, और जो 8 चैप्टर है वो रिसर्च मेथड्स वगैरह से डील करता है। और यहाँ पे आपका जो पेपर 1 का पार्ट ए है ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 नेक्स्ट शुरू होता है, बायो वाला पार्ट। बायो वाला पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है फर्दर। पहला पार्ट जो बायो वाला है दैट डील्स विद योर एवोल्यूशन पार्ट, जिसमें चैप्टर नंबर 1 ऑनवर्ड्स है, 1.4 से लेके 1.7 तक, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा जेनेटिक्स वाला पोर्शन, ये आ जाता है चैप्टर नंबर 9 से 12 तक, 9 से 12 तक। बीच में थोड़ी सी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड आता है 1.8 में,
और लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक आपको बताया चैप्टर नंबर 7, ये इक्का दुक्का मिसलेनियस की तरह इसको पढ़ा जाता है। तो ये आ गया आपका पहले 2 पेपर 1 के चैप्टर। और ऐसे ही पेपर 2 आ जाता है। पेपर 2 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी आती है, इसमें हम बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, कास्ट सिस्टम पढ़ते हैं वगैरह वगैरह, छोटे छोटे रिलीजन वगैरह, कास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पढ़े जाते हैं। और यहाँ ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा जाता है। कुछ पोर्शन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, जैसे आर्कियोलॉजी दोनों में, प्री हिस्ट्री इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये दोनों में कॉमन पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये है एक मोटा मोटा ब्रीफ सिलेबस आपका एंथ्रोपोलॉजी का। अगर आप इसमें और इंसाइट चाहते हैं, क्वेश्चन देखना चाहते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल में एक आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंथ्रोपोलॉजी के नाम से। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ 6-7 जो डेमो लेक्चर्स हैं वो पड़े हुए हैं, आप उनको देखो, समझो। चैप्टर 1 और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताता है, डेप्थ में बताता है कि एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है एंथ्रोपोलॉजी इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ टॉपर्स। ठीक है, आप जानते हो, एग्जांपल्स मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अनुदीप धुरी शेट्टी सर, अक्षर जैन सर वगैरह वगैरह, अपाला मिश्रा, शुभम, बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जो हमारे यहीं से निकले हैं। सक्सेस स्टोरीज़ आप सर्च करके देख लो, गूगल करो, जहाँ पे भी देखो। लोग तो कहते हैं कि आप ऐसे दिल्ली चले जाओ, मुखर्जी नगर वगैरह, तो पत्थर फेंको तो बच्चे पे पड़ता है, तो बच्चा एंथ्रोपोलॉजी ही लेकर बैठा होगा। अब उसके पीछे राज है, बच्चा एंथ्रोपोलॉजी ले लेता है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे के नंबर नहीं आ रहे हैं, वो कैसे एड्रेस करना है वो भी देखेंगे। तो सक्सेस ट्रेंड्स वही हैं। लोग ऑप्ट क्यों कर रहे हैं और आपने ऑप्ट क्यों करना है, ये मैं उस स्लाइड से, मतलब ये स्लाइड उस पर्पज़ के लिए बनी थी, लेकिन ये मैं स्टार्टिंग में ही आपको एड्रेस कर चुका हूँ। तो आगे मैं बढ़ूँगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एक तो सिलेबस इसका शॉर्ट है, वेल डिफाइंड है। देखो अभी आपसे बात करते करते मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है ये ऐसे टिप्स पे समझा दिया, और जबकि मैंने अपने सामने कोई नोट्स वगैरह नहीं रखे हैं, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच है एंथ्रो को पढ़ने की। साइंटिफिक अप्रोच होती है कि जिसको समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना आपको। जैसे PSI और जैसे ऑप्शनल्स होते हैं, सोशियोलॉजी है, रट्टा मारना पड़ता है, इसमें रट्टा नहीं मारना, आपने समझना है, समझ के होगा। तो एक बार जो चीज़ आपने समझ ली ना, अंडरस्टैंड कर लिया, कंसेप्ट बन गया, तो बस फिर इसको एक बार याद कर लिया, बाद में बस आपने रिप्रोड्यूस करना है इस चीज़ को। लॉजिकल है, स्कोरिंग है, स्पेशली पेपर 1 का जो बायो वाला पार्ट है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं। मैन वर्सेस एप, सिंपल से चीज़ है, वही ड्रॉ करना है, 20 नंबर है, पूरे वैसे ही नंबर आ जाते हैं। डायग्राम्स वगैरह थोड़ा सा वो होता है, आंसर राइटिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो हम देखेंगे कैसे करना है। प्योर बैकग्राउंड की कोई भी नीड नहीं है। एंथ्रो ऐसा है जिसका आधा पोर्शन आर्ट्स बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है और आधा साइंस से जुड़ा हुआ है। तो चाहे आर्ट्स वाला हो चाहे साइंस वाला हो, दोनों ही बच्चे आके प्रेफरेबली एंजॉय कर सकते हैं आधा आधा सिलेबस। बाकी जो है वो बहुत इजी वे में उसको जो है वो पढ़ा जा सकता है। ठीक है, GS के साथ ओवरलैप है और अंडरस्टैंड किया जा सकता है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। अभी जितनी भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये डेली बेसिस पे आप लोग अपने आसपास जो है वो ज़रूर देख रहे होंगे। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपने आज तक कभी देखी नहीं होगी। बस कुछ एस्पेक्ट्स क्या हैं, फिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, बहुत सी ना ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम बेशक उनके साथ डेली में जी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे मैं सच बताऊं, मुझे एक चीज़ का मतलब नहीं पता था, हर्थ का। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन मुझे आज तक ही नहीं पता था हर्थ होता क्या है। तो हर्थ हमने कब पढ़ा, क्योंकि हमारा एक टॉपिक है जिसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाला है, उसमें है जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट। ठीक है, इंडियन फैमिली हम लोग पढ़ते हैं, उसमें जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट है। जॉइंट फैमिली का एक बहुत एक क्रिटिकल एस्पेक्ट रहता है कि कॉमन हर्थ। तो हर्थ किसको बोलते हैं, पढ़ा मैंने, मुझे समझ नहीं आया बुक से। तो जब मैंने थोड़ा गूगल किया तो मुझे समझ आया, अच्छा ये तो चूल्हा है, चूल्हा, रसोई। तो ये बड़ी इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप डेली मर्रा में वो चीज़ें देख रहे हो, बस आपको चीज़ों का मतलब नहीं पता है। तो यहाँ पे थोड़ी टर्म्स होंगी, थोड़ी टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, चीज़ों को समझने की चीज़ें होंगी। जैसे आज की डेट में इतने इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे आप लोग देखते हो डेली बाय डेली इतने, मतलब पैट्रियार्की को चैलेंज करती हुई आपको चीज़ें दिखती हैं। आप देख रहे हो कि कई दफ़ा हमारा जो लॉ है और हमारी जो सोसाइटी है, ये एक साथ नहीं चल पाते। अभी आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, इन यूट्यूबर्स ने अपने कुछ शोज़ में इस तरीके की बातें बोली कि पूरी सोसाइटी आउटक्राई कर रही है, लॉ इनके अगेंस्ट हो गया हुआ है। थोड़े दिन पहले आपने देखा अतुल सुभाष का केस, जिसमें लॉ की प्रताड़ना से एक बंदे ने सुसाइड तक कर लिया। तो मसला क्या है, ये हो क्यों रहा है? सिर्फ हमें व्हाट्सएप या जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं या जर्नलिस्ट जो वीडियोस दे रहे हैं, लॉ जो अपना ओपिनियन दे रहा है, कई बार हमारा दिमाग बॉगल हो जाता है कि हम इसको समझे कैसे इस चीज़ को। तो उसको समझने के लिए अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ चुके हो
तो आप उसको साइंटिफिक वे में आप उस चीज़ को समझ सकते हो। ये सारा एवोल्यूशन है, ये कल्चर का एवोल्यूशन है जो चैप्टर नंबर हम 5 में पढ़ते हैं, उसमें सारा दिखाया जाता है कि कल्चर का एक कंसेप्ट होता है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग क्या बताता है आपको कि विद द टाइम कल्चर का मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं। कल्चर का मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान है वो अपना नॉन मटेरियल एस्पेक्ट चेंज नहीं करने देता और मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट हमारा जल्दी चेंज हो जाता है। तो बीच में फिर ये जो आता है ये होता है लैग। ये है लैग। जैसे आपने देखा होगा सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी। अर्लियर practicing homosexuality was a criminal offense, but सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया। सेक्शन 377 इज़ नो मोर एप्लीकेबल। अब एक दफ़ा सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी जो था ये ख़त्म हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि इन अ वे यू आर अलाउइंग द कपल्स टू प्रैक्टिस होमोसेक्सुअलिटी बेस्ड ऑन हिज लिबर्टी आइडेंटिटी, जो कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है आज की डेट में। अब जब एक बार ये चीज़ हो गई तो देन दे विल गो फॉर मैरिज। लेकिन जब ये मैरिज के लिए जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट रिलीफ नहीं देता। कोर्ट बोलता है भाई लॉ बनाना मेरा परव्यू नहीं है। ये यहाँ कोर्ट कर देता है आपका आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर। ये बोलता है लॉ बनाना परव्यू किसका है? गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का। तो गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और गवर्नमेंट वहाँ आके क्या बोलती है? गवर्नमेंट वहाँ आके बोलती है कि इट इज़ अगेंस्ट अवर सोसाइटी। भाई किस चीज़ की सोसाइटी? सोसाइटी तो इवॉल्व कर रही है ना। और वहाँ पे गवर्नमेंट के जो लॉयर्स हैं वो आके क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि सर होमोसेक्सुअलिटी दोनों हैं, तो हमारे लॉज ऐसे हैं कि ओनली अ वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड। तो अगर दोनों मेल हैं, इनकी शादी हो गई, तो कल को इन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया है, जो भी है सरोगेसी से कहीं से जैसे भी, तो बच्चा कल में अगर इनको डिस्प्यूट हो गया तो मेंटेनेंस कौन देगा? दोनों गर्ल्स हैं, बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। अगर इनका बच्चा है या बच्चा नहीं भी है, इनमें ही कल को मैरिज डिस्प्यूट आ गया, तो इसमें अब लॉ में तो यही लिखा है ओनली वाइफ कैन क्लेम, ओनली हस्बैंड या वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज हस्बैंड। तो इन दिस केस हम वाइफ किसको कंसिडर करेंगे? सोचो, हमारा लॉ ये बोल रहा है आज की डेट में। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वेयर आर वी लिविंग? आर वी रियली लिविंग इन अवर 21st सेंचुरी? डोंट यू थिंक कि इट्स अ हाई टाइम की जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए? आज भी हमारे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ तभी आएंगी अगर एंथ्रो आपने एक बार ढंग से पढ़ा है। सिंपल सा कंसेप्ट है कल्चरल लैग का। हमारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हम चेंज कर चुके हैं। अंग्रेज़ आए, वो हमें सिखा गए अपने कपड़े पहनना, हमने उनके जीन्स टॉप सब पहने हुए हैं, बर्गर पिज़्ज़ा हम सब खा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी वही है। हम अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं, हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये हमारी वैल्यू सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम है। हम आज भी भगवान को मानते हैं, हम रिलीजन से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। वेस्ट में आप देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर बिकमिंग एथीस्ट। तो कल्चरल लैग है, ये कंसेप्ट्स हैं। और अगर आप मैरिज देखोगे तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, उसमें भी गड़बड़ आ रहा है ड्यू टू स्टेटस एंड रोल। क्योंकि अर्लियर बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एक इंसान का एक स्टेटस था और उस स्टेटस से जुड़ा हुआ उसका कोई रोल था। नाउ देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, नाउ देयर इज अ रोल कन्फ्लिक्ट, एंड ओनली ड्यू टू दिस रोल कन्फ्लिक्ट इश्यूज आर अराइजिंग। ये सारी चीज़ें एंथ्रो में पढ़ी जाती हैं। तो एंथ्रो पढ़ोगे तो जागोगे, एक्चुअल में आपको चीज़ों को एनालाइज करना आएगा। ठीक है, मैं और ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। जब पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शन? देखो, सबसे मेजर चैलेंज मैं जो आपको आज की डेट में बताऊं कि बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी, और इशू क्या आ रहा है कि मैक्सिमम बच्चे सेम सोर्स प्रेफर कर रहे हैं। दे आर यूजिंग सेम सोर्स। तो सेम सोर्स का वही पेपर में क्वेश्चन आते हैं बने बनाए। मैंने आपको अभी ऊपर बोला कि डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ फैमिली, in brief, give us some evolution from different anthropological perspective, give some kind of evolution के बारे में बताओ उसके। तो अब इसमें क्या करो, कोई बुक आपने ली, वहीं से उसका इंट्रो टेप दिया, वहीं से उसका बॉडी टेप दी, वहीं से कंक्लूजन टेप दिया। तो आपने टेपा है तो वो बाकी जो आपके साथ बैठे हुए हैं जिनको वो सोर्स पड़ता है वो भी सेम चीज़ टेप रहे हैं। तो सेम चीज़ टेप के आओगे तो जो एग्जामिनर है उसको तो दिख रहा है ना कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आप रट्टा मार रहे हो। और आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है यू हैव टू स्टडी योर ऑप्शनल एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। जीएस में ग्रेजुएट है
ऑप्शनल में पोस्ट ग्रेजुएट है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या मतलब है? जब एग्जामिनर एक 100, 50, 500, 1000 कॉपी चेक कर रहा होगा, मैंने पहले बोला ज़्यादा बच्चे एंथ्रो वाले होंगे, तो जब ज़्यादा बच्चों की कॉपी चेक हो रही हैं और आप सेम इंट्रो कंक्लूजन लिख कर आ रहे हो, तो वो उनको दिख रहा है कि ये बच्चा समझ नहीं रहा है, ये रट्टा मार रहा है। तो रट्टा कहीं पे भी प्रेफर नहीं किया जाता। आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर उनको लगे कि ये सेम चीज़ें आ रही हैं। एग्जामिनर के पास एक 16 पॉइंट शीट होती है, मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, और उसमें आपकी क्रिएटिविटी चेक होती है, आपकी मेहनत चेक होती है, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ये सेम चीज़ करोगे तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, और यहीं पे फिर रोल हमारा आ जाता है, हम आपको हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा अब सिलेबस से चलें तो पेपर 2 में थोड़ा सा करंट अफेयर केस स्टडीज़ लिखना ज़रूरी होता है, उसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे केस स्टडीज़ प्रोवाइड कराते हैं। हम करंट अफेयर साथ साथ आपको कराते हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपको केस स्टडीज़ मुहैया कराते हैं, लेटेस्ट फ्रॉम न्यूज़, ठीक है। डायग्राम्स वगैरह बनाना ज़रूरी होती हैं यहाँ पे, लेकिन बड़ी सिंपल नेचर की डायग्राम्स होती हैं। हमारा खुद का एक गूगल ड्राइव है जिसमें हमने हर चैप्टर के डायग्राम्स वगैरह जो हैं वो बना के दिए हुए हैं, और बच्चों के साथ हमने वो शेयर भी किया हुआ है अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ, और आने वाले बच्चों के साथ भी हम वही शेयर करते हैं, उनको प्रैक्टिस कराते हैं हम डायग्राम्स। गाइडेंस थोड़ी सी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू PSI एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिसकी वजह से खास करके हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को दिक्कत होती है। ऑनलाइन आपको बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मज़ा ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में नहीं है। ऑफलाइन में आप इंटरेक्ट कर सकते हो, टीचर के साथ पूछ सकते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास पूछी जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं, एक इंटरेक्शन होता है जो ऑनलाइन में नहीं मिल पाता। वहाँ हम लोग वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, हम वहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। हाउ प्रज्ञान IAS हेल्प्स यू टू ओवरकम दीज चैलेंज, हम फोकस करते हैं, हमारा स्पेशल फोकस रहता है पेपर 2 में अलॉन्ग विद पेपर 1। हम आपको यहीं से स्ट्रक्चर नोट्स देते हैं। स्ट्रक्चर नोट्स में आपको क्लास नोट्स क्लास में डिक्टेट कराए जाते हैं, आपकी नोटबुक्स बनवाई जाती हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं जिसमें निमोनिक आपको लिखाए जाते हैं। जैसे हमने बच्चों को कल्चर की डेफिनेशन याद कराई होती है, KBC MLA HC। अब बोलोगे ये क्या है, KBC MLA क्या लिखा हुआ है? ये कुछ नहीं, कल्चर की डेफिनेशन है। कल्चर की डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, आपको रट्टा मारना पड़ता है। अब रट्टा मारने में मैं तो पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैंने निमोनिक बना लिया। वही चीज़ बच्चों को बताते हैं हम लोग। क्या है कल्चर की डेफिनेशन? है कल्चर की डेफिनेशन दी है E.B. टाइलर ने। तो E.B. टाइलर क्या बोलता है? कल्चर इज़ दैट कम्प्लेक्स होल विच कंप्राइजेज ऑफ क्या क्या, नॉलेज, बिलीफ, लॉज, मॉरल लॉज, एक्ट्स एंड एनी अदर हैबिट्स एंड कैपेबिलिटीज़ एक्वायर्ड बाय मैन एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। सिंपल है, ऐसे याद करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ से याद करते हैं इसी तरीके से। तो हमने पूरा सिलेबस ऐसे तोड़ के निमोनिक्स में बना के रखा होता है, जो हम बच्चों को बताते हैं, बच्चों के नोट्स बनाते हैं, और इनके सिवा आपको हार्ड कॉपीज़ भी मिलती हैं असाइनमेंट्स की, और साथ ही साथ आपको वैल्यू एडिशन नोट्स मिलते हैं यहाँ से। हमारी बुक्स हैं जो मैं लास्ट पेज पे आपको दिखाऊंगा, और जिसमें हमने मोर देन 300+ सिलेबस से मॉडल आंसर्स बनाए होते हैं, ठीक है। हमने लास्ट ईयर भी एक बुक बनाई थी जिसमें से अराउंड 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे यहीं से, आप देख सकते हो, कोई झूठ नहीं बोल रहा। आप उठाओ बुक और देखो, UPSC में और KS में अलॉन्ग विद मॉडल आंसर्स हमने बच्चों को दिए थे, ठीक है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको असाइनमेंट दी जाती है, और वो इवेल्यूएट करके आपको दी जाती है, ठीक है। और जब असाइनमेंट ख़त्म हो जाती है फिर हम फुल लेंथ टेस्ट्स लेते हैं बच्चों के। तो बच्चे टेस्ट देते हैं, लिखोगे तो नंबर आएंगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं। रेगुलर टेस्ट होते हैं, मेंटरशिप होती है। आप कुछ भी क्लैरिटी, इनफैक्ट नॉट जस्ट फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, अब GS से रिलेटेड कोई भी इशू है अब वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हो, हम वहाँ पर भी आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। टॉपर्स से सीखने का मौका मिलता है आपको यहाँ पे। थोड़ा सा कंपैरिजन है, इसको ज़्यादा आपने हैवी नहीं लेना, इट्स जस्ट अ लाइट थिंग। बाकी ऑप्शनल वाले ऑफेंड भी हो जाते हैं कई बार, नहीं होना, इट्स जस्ट ऑन अ लाइटर नोट हमने ये कंपैरिजन किया हुआ, ठीक है। सिलेबस वाइज अगर देखोगे तो एंथ्रो का शॉर्ट और मैनेजेबल सिलेबस है। PSIR ज्योग्राफी लेंदी है, सोशोलॉजी का भी छोटा है लेकिन मीडियम है, एंथ्रो का उससे भी छोटा है। स्कोरिंग पोटेंशियल एंथ्रो का बहुत ज़्यादा है। साइंटिफिक अप्रोच इसमें बहुत ज़्यादा है। GS के ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। डायग्राम यूजेज बहुत ज़्यादा है। डायग्राम का ये होता है, प्रैक्टिस कर ली एक बार तो बना के आपको, जैसे ये पेज है आपका UPSC का, ठीक है, ये पूरा भरना है। जैसे 10 नंबर का पेज आया तो 2 पेज आपको मिलेंगे, 5 नंबर का 1 पेज होता है। तो बीच में अगर डायग्राम बन गई तो लिखने वाला कम रह गया ना, अब तो बाकियों में तो लिखते ही रह जाओगे। अब PSI आ रहा है, उसमें आप क्या डायग्राम बनाओगे, उसमें लिखते ही रहो ना, तो टाइम इसमें बच जाता है। उसकी वजह से आप पेपर कंप्लीट कर लेते हो। 19 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 19 क्वेश्चन कंप्लीट करके आओ, ऐसे ही आपको एक एज मिल जाती है पेपर में ऐड ऑन होने की, और अब 300+ का जो बैरियर है इसको ब्रीच कर सकते हो आराम से।
ठीक है। हम आपके लिए यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल लेके आएंगे। पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, पेपर 1 पेपर 2, 4 मंथ्स ड्यूरेशन रहेगा इसका। लेटेस्ट सिलेबस कवरेज करेंगे हम। इसमें जो लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स होते हैं उनको भी डील करते हैं, और हम ऐसा कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते जो पेपर में ना आया हो। ठीक है। आंसर राइटिंग रेगुलर होती है, केस स्टडीज़ क्लास में भी कराते हैं, इसके एक्स्ट्रा हार्ड कॉपीज़ नोट्स में मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलती है, और मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं एट द एंड ऑफ टेस्ट। ठीक है। तो नया बैच, फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, फ्रॉम परसों से 24 फरवरी 2024। स्टूडेंट्स कैन टेक डेमो क्लासेस एज वेल। It is available both in online as well as on offline modes. To register, you may call on this number. This is our address. आप यहाँ आके विजिट करके भी एनरोल कर सकते हो। जो बच्चे इसको ऑनलाइन मोड में लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको लिंक मिलेंगे ऐप डाउनलोड करने के। अदरवाइज़ ये जो फ़ोन नंबर है इस पर आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करोगे हाय हेलो, तो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाईज़ में ऐप्स के लिंक्स आ जाते हैं। एंड्रॉयड का लिंक अलग है और iOS का लिंक अलग है। iOS डाउनलोड करने के बाद उसमें एक कोड डालना पड़ता है, वो भी वहाँ पे लिखा होगा JHMNF। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जब आप फ़ोन खोलेंगे तो आपको इस तरीके से 2 कोर्सेज़ दिखेंगे। ठीक है। ये है आपका एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स, आप यहाँ से जाके एंथ्रोपोलॉजी कोर्स ले सकते हो, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं लेकिन उनको वैल्यू एडिशन से मटेरियल चाहिए वो यहाँ से मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है। वैसे इस कोर्स में मटेरियल अवेलेबल है, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है, और ऑफलाइन बच्चे जो यहाँ आएंगे उनको हम यहीं पर सारा कुछ यहीं से दे देंगे। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नंबर्स पर कॉल करके हमें पूछ सकते हो। आप हमारा एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड जो चैनल है प्रज्ञान IAS का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और भी कोई डाउट हो तो आप सेंटर विजिट करके बात कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।